चलिए मित्रों, पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 सामाजिक विज्ञान की क्लास में। आज की वीडियो में हम इकाई 7 पर बात करेंगे। यूनिट 7 पर आज चर्चा होगी। सोशल साइंस स्टडी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संरचना पर आज बात करेंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्तों संसद के अंदर उसके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री और नगरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी। जो साथी अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। कंटिन्यू हमारी वीडियो अपलोड होती जाएगी। जैसे ही सामाजिक विज्ञान की पूरे 12-13 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यूनिट 8 इकाई 8 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसमें सबसे पहले आता है संसद, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। आप सभी जान रहे हैं, यदि मैं बात करूं लोकसभा सीटों की तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट है और यहीं से चुनाव होता है संसद का। ये जो संसद शब्द है इनकी जननी ब्रिटेन है। याद रखना, जो संसद शब्द है इनकी जननी ब्रिटेन है, अर्थात ये ब्रिटेन से आया हुआ पद है या शब्द है। ठीक है, ये शब्द देखो, ये पद जो है ब्रिटेन से आया हुआ है और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और यदि हम भारत के संप्रभुता की बात करें तो इसी संसद के हाथ में होती है। ठीक है, अब जब संसद की बात हो रही है तो संसद से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर बात करें। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि कब लागू हुआ, तो ये संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू किया। किसी भी राज्य में बिना अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू किया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद का जो पद है अनुच्छेद 79 में मेंशन किया गया है और ये संसद जो है अनुच्छेद 79 में मेंशन है। और संसद के 3 अंग होते हैं। याद रखना, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें से संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके अंग की जब बात आती है राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है। सदस्य की बात करें तो संसद के जो सदस्य हैं जिसको सांसद कहा जाता है और ये सांसद का ही सदस्य है। कहने का तात्पर्य है, आप जान रहे हैं कि जो लोकसभा सांसद है, लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जो कि परिसीमन के बाद अभी 17 होने वाला है, तो अभी वर्तमान में 11 है। ठीक है, अब ये दो सदन की मैंने बात की, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है इसके बारे में, और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा की बात करूं जिसमें जो इनके सदस्य है जनता प्रत्यक्ष चुनाव करता है और प्रत्यक्ष चुनाव करके चयन करता है। भाई लोकसभा सदस्य जो चुने जाते हैं ना, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव किए जाते हैं और जनता के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा सबसे लोकप्रिय सदन कहलाता है या इसको चर्चित सदन का भी नाम दिया गया है, और राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल यह मैक्सिमम 6 वर्ष का होता है। स्थायी कार्यकाल, स्थायी अर्थात 6 वर्ष का मान सकते हैं। लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है, यह विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता। लोकसभा को अस्थायी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन या निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसलिए इसे स्थायी या फिर उच्च सदन का नाम दिया गया है। लोकसभा में बहुमत के आधार पर
पीएम का चयन होता है। देखो भाई, जितने हमारे देश में लोकसभा सीटें हैं और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा लोकसभा सीट मिलती है और उसी पार्टी का पीएम चयन किया जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री चयन किया जाता है। जबकि राज्यसभा बहुमत पर पीएम चयन नहीं होता। ठीक है, इसमें बहुमत मिलेगी तो पीएम का चयन नहीं होगा। जबकि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसको पीएम उसी पार्टी का चुना जाता है। लोकसभा सदस्य के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। ठीक है, लोकसभा की उम्र सीमा कम है, इसलिए दोस्तों इस लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें युवा वर्ग का सदन है। जबकि राज्यसभा की उम्र सीमा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसकी आयु 30 वर्ष होने की वजह से इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है। अधिकारी की बात करूं, लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। जबकि राज्यसभा की बात करें तो इसमें सभापति होंगे और उपसभापति होते हैं। ठीक है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या की बात करूं तो लोकसभा में अधिकतम 552 सीट होते हैं। वर्तमान में 545 सीट है और 2 सीट आंग्ल इंडियन से मनोनीत किए जाते हैं। टोटल सीट 552 है, जिसमें वर्तमान में 545 सीट है लोकसभा में। राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट होती है। वर्तमान में 245 सीट है और इसमें 12 सीट भी और मनोनीत किए जाते हैं, जो विज्ञान, कला, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से ये चयन किए जाते हैं। ठीक है, खेल इत्यादि भी इसमें हो सकते हैं। क्लियर है भाई, लोकसभा और राज्यसभा। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा थ्योरी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होगा भाई? जो लोकसभा का सदस्य है, जिसको सांसद कहते हैं, वो उसी पार्टी का सांसद होगा और जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी पार्टी के सांसद को फिर आगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नियुक्त किया जाता है। समझ रहे हैं? क्लियर है? चलिए अगला बात करेंगे केंद्र के कार्यपालिका की। अब जब कार्यपालिका की बात होती है, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। देखो, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। जैसे गांव के प्रथम नागरिक, ग्राम के प्रथम नागरिक किसको बोलेंगे? गांव के मुखिया। वैसे ही हमारे देश के अर्थात भारत के प्रथम नागरिक किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को बोला जाता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो कार्य राज्यपाल का होता है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में राज्यपाल का काम होता है, वैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति का काम होता है और ग्राम स्तर पर यही काम सचिव का होता है। एक तरह से समझ जाओ। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की बात हो रही है, जो कि भारत के प्रथम नागरिक कहलाता है। और याद रखना, अगर क्वेश्चन आया कि भारत के प्रथम नागरिक कौन, प्रधानमंत्री मत लिख देना भाई वहां पर, क्योंकि राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक कहा गया है। संघ के कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। अनुच्छेद 52 में इसके पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 53 में इनकी कार्यों एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है, लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भाग लेगा, विधानसभा भाग लेगा, दिल्ली और पुदुचेरी के विधान परिषद ये सभी भाग लेगा
अब विधान परिषद वोट नहीं देता, ये भाग लेता। देखिए यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा, इतने लोग भाग लेंगे जिसमें विधान परिषद वोट नहीं देता। आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष बहुमत जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि इसको चयन किया जाता है। और इसके चयन में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा। ठीक है, तो ये 5 हो गए, दिल्ली और ये दोनों विधानसभा, है ना। तो 5 उसमें क्या होते हैं, चुनाव में ये 4 लोग ये चुनाव में 4-5 लोग भाग लेते हैं ना। विधान परिषद वोट नहीं देता, याद रखना यहां पर। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करूं तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि अब मुझे त्याग पत्र देना होगा, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या होता है, केवल राष्ट्रपति 2 बार ही बना जा सकता है, उससे ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जबकि हमारे देश में कोई लिमिट नहीं है राष्ट्रपति बनने की। अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो वह भारत के नागरिक हो, ठीक है, अर्थात इंडियन सिटीजन हो। सेकंड है 35 वर्ष की उम्र सीमा पूर्ण कर ली गई हो। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष नहीं हुआ है, आप राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते। तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। और चौथा है किसी लाभ के पद पर न हो, किसी अन्य लाभ के पद पर यदि है, किसी अन्य सरकारी सेवा में है, तो आप इस पद में नहीं जा सकती। इसके लिए आपको अन्य लाभ के पद को त्यागना होगा, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। कम से कम 50 सांसद या विधायक व 50 अनुमोदक सपोर्ट से ही आप नामांकन भर सकते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है और राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए कम से कम आपको 50 सांसदों की सहमति होना जरूरी है। अगर आपके अनुमोदन 50 सांसद द्वारा अनुमोदन न किया जाए तो आप राष्ट्रपति के लिए नामांकन नहीं भर सकते। याद रखना, या तो 50 सांसद या फिर 50 विधायक और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। तो इनके सपोर्ट से ही आप आवेदन कर सकते हो। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अब इस चुनाव में जन राशि भी आपको देनी होती है। और ये जन राशि आपको कैसी, जमानत राशि, अब ये जमानत राशि आपको कैसे देनी होगी और कितना देनी होगी? 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर चुनाव के लिए आपको देना होता है राष्ट्रपति पद के लिए। और ये जो जमानत राशि है आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। ठीक है। अगर चुनाव हो गया, चुनाव में आपको 1:6 मतलब जितने भी वोट करने वाले हैं उसका यदि 1 भाग अर्थात 6 भाग का 1 भाग यदि वोट आपको नहीं मिला तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है। अर्थात आपको 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में नामांकन के दौरान देनी होगी, जो कि सरकारी खजाने में जाता है। और यदि आप चुनाव में 6 भाग में 1 भाग वोट नहीं पाते हैं तो आपकी 15,000 रुपए जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। ठीक है। अब आप मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर दिए, चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, मतलब आप राष्ट्रपति बन गए। अब आपको शपथ लेना है। एक राष्ट्रपति वो शपथ कहां लेगा? याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, जितने भी मैं एकदम टू दी पॉइंट बता रहा हूं, ये इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है शपथ मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो
तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, और ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होना चाहिए। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं होगी तो वो अन्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। ठीक है। महाअभियोग भी चलाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ। कैसे? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाअभियोग संसद के किसी भी सदन में चला सकते हैं। यदि राष्ट्रपति संविधान के कोई भी नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उस स्थिति में महाअभियोग चलाया जाता है, और इसकी जो चलाने का कार्य जो है संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, बशर्ते महाअभियोग चलाने से पहले 15 दिवस पूर्व लिखित में सूचना देना पड़ता है। उसके बाद महाअभियोग चलाया जा सकता है। अगर किसी तरह का विवाद की स्थिति आ गया निर्वाचन को लेकर, चुनाव को लेकर, तो उस स्थिति में निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान यदि किसी भी तरह का विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के जो है समक्ष यह सुलझेगा। ठीक है। अगर जो है कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो किसी कारणवश त्याग पत्र दे देता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को उसका कार्य को संभालना पड़ता है। ये कब तक संभालेगा? 6 माह तक। ठीक है। अधिकतम 6 माह तक उस पद पर, अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह में काम कर सकता है, और इस बीच में नए राष्ट्रपति का निर्माण करना होता है या उनको गठन करना होता है। क्लियर है भाई? चलिए अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर बात करें कि इनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 53 जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र किया गया है, तो अपने शक्ति का प्रयोग स्वयं कर सकता है या फिर अधीनस्थों के माध्यम से भी या उनके सहयोग से वो अपने शक्ति का उपयोग कर सकते। देखिए, या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से, उनके सहयोग से कर सकता है। जैसे कार्यपालिका के संबंध में उसके पास शक्ति है, जैसे कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये नियुक्ति के संबंधित शक्तियां हैं। सीएजी, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, जितने भी राज्यों में राज्यपाल जो भेजा जाता है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो जो बड़े बड़े उच्चाधिकारी कहें या उच्च पद पर जो शासन करते हैं उनकी भी नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। इसके अलावा वो अंतरराष्ट्रीय परिषद का भी गठन कर सकता है, वित्त आयोग का गठन कर सकता है। किसी क्षेत्र को यदि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, ट्राइबल एरिया घोषित करना है, तो भी जो है राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी आयोग का गठन करना है, आरक्षण की जो परसेंटेज सीमा है उसमें बदलाव करना है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पावर है भाई उनके पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब हम बात करें कार्यपालिक के अलावा विधायी शक्ति की। अब विधायी शक्ति इसके पास कौन कौन सी रहती है? राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है। कोई भी बिल, चाहे वो आरक्षण बिल हो या किसी भी प्रकार का बिल हो, कोई भी विधेयक हो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही पारित होता है। और राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को लंबे समय तक रोक के रख सकता है। जैसे आरक्षण विधेयक जो बिल छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा लाया गया था, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा लंबे समय तक रोक दिया गया। आप पिछले बार का वीडियो जिस समय पूर्व की सरकार थी हमारे प्रदेश में, तो आप उसके न्यूज को जानते भी होंगे। मैं बहुत सारे न्यूज उससे रिलेटेड भी बनाया था। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश को लेकर बात कही गई है कि
राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 23 का उपयोग करते हुए अध्यादेश भी जारी कर सकता है। वो चाहे तो अकेले अध्यादेश पारित कर सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है अर्थात संबोधित करता है। संसद सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, संबोधित करने का काम राष्ट्रपति का होता है, सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति, और लोकसभा को भंग करने का भी कार्य विधायी शक्ति उसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 85 के तहत अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भी भंग कर सकता है। ये उनके पास विधायी शक्ति, एक प्रकार से कानूनन शक्ति में हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वित्तीय शक्ति की। अब वित्तीय मतलब पैसा कौड़ी वाला शक्ति है ना। अब ओकर पास पैसा कौड़ी वाला का शक्ति रहते। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में हो। देखो कोई भी धन विधेयक पारित करना है तो राष्ट्रपति से पहले इसके लिए सहमति लेनी होगी, और वो सहमति पूर्व में लेनी होगी, क्योंकि धन दौलत पैसा कौड़ी खर्चे करना है भाई। जब तक परिवार के मुखिया कर पूछबो नहीं तब तक खर्चा करे नहीं सकन, है ना। तो ये पैसा कौड़ी की शक्ति भी जो है राष्ट्रपति के हाथ में है। इसके अलावा कोई विधेयक यदि धन विधेयक है तो इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश होता है और राष्ट्रपति के द्वारा पेश होता है। ये प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 12 के तहत राष्ट्रपति सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण देता है, बजट देता है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, जैसे छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री कौन है अभी, ओपी चौधरी सर, वो बजट पेश करता है मार्च अप्रैल में। ठीक उसी तरह केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा भी जो है बजट पेश किया जाता है और प्रति वर्ष ये बजट पेश होता है। और जब तक राष्ट्रपति के द्वारा ये जो है वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश होता है, राष्ट्रपति के द्वारा पेश होता है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हैं लेकिन राष्ट्रपति के विदाउट परमिशन के बजट पेश नहीं होता। समझ रहे, वो राष्ट्रपति प्रमुख है। बजट तो गवर्नमेंट बनाएगी, उस पार्टी की सरकार बनाएगी, लेकिन उसको अनुमोदन करने का काम राष्ट्रपति का होगा, ठीक है। ये वित्तीय शक्तियां हैं। इसके अलावा न्यायिक शक्ति की बात करूं, न्यायालय की शक्ति की बात करूं, यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बंदी को, किसी भी अपराधी को वो क्षमादान की शक्ति दे सकता है। अर्थात वो लंबे समय से उम्र कैद की सजा काट रहा है, अगर राष्ट्रपति चाहे क्षमादान की शक्ति भी दे सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह परामर्श भी ले सकती है। अगर कोई ऐसी समस्या आ गई, विधिक समस्या, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी वो सजेस्ट ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नियुक्ति भी राष्ट्रपति करती है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये उनके न्यायिक शक्ति है। प्रशासनिक शक्ति की बात कर लिया, इसमें सैन्य शक्ति की मैं बात कर लूं, सैनिक से संबंधित, तो ये जो तीनों सेना है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है, आपके राष्ट्रपति। और ये तीनों सेना क्या, थल सेना, जल सेना और क्या, वायु सेना, ठीक है। तो ये तीन सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। और इन तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है, आपके राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी देश के साथ यदि युद्ध करना है या शांति स्थापित करना है तो उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चाहे युद्ध की ललकार करना हो, चाहे शांति स्थापित करना हो, यह राष्ट्रपति के ही माध्यम से होगा। इसके अलावा जब देश में आपात की स्थिति आ जाए तो आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के आधार पर। राष्ट्रपति शासन भी लागू होता है 356, ये राज्य में लगता है। अर्थात अगर वो राज्यपाल नहीं है या किसी कारणवश राज्यपाल को हटा दिया गया तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लगता है।
वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकता है, और ये 360 के तहत, और अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा वीटो की शक्ति भी होती है। अब वीटो की शक्ति क्या है, तो देखिए, बिल जो है राष्ट्रपति के पास, वीटो वाला जो बिल है पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब उसके पास 3 विकल्प होता है, या तो वो उसको हस्ताक्षर करके भेज दे, कोई भी धन विधेयक मैंने बात किया ना वो, या तो चाहे तो तुरंत हस्ताक्षर करके भेज सकता है, या चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या वो चाहे तो अपने पास सुरक्षित भी रख सकता है, और इसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी दिन तक रख सकता है कि इसको कोई भी विधेयक को। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण संशोधन विधेयक आया था, जिसको राष्ट्रपति लंबे समय तक रख लिए थे, उसका कोई भी जवाब नहीं आया था। उसको लेकर लगातार राजनीति भी शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा स्वविवेक की भी शक्ति है। पूर्ण बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री चुना जाए, यह निर्णय राष्ट्रपति का होता है। यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री चुन सकता है, क्योंकि उसके पास ये विवेक की शक्ति है। बहुमत विघटन होने पर भी इसको शक्ति मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा मेरे दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। आगे बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका प्रमुख। अब राज्य के जब बात आती है तो राज्यपाल, देखिए, राज्य के कार्यपालिका प्रमुख, जैसे केंद्र में मैंने राष्ट्रपति की बात किया, वैसे ही राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है। लेकिन जब राज्य के कार्यपालिका की बात करें, राज्यपाल तो होता ही है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता ये प्रमुख रहते हैं। हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, जिसको कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है, यह राज्य के कार्यपालिका प्रमुख है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होता है। और राज्य के यदि वास्तविक प्रमुख की बात करें तो मुख्यमंत्री, जिस तरह से केंद्र में वास्तविक प्रमुख की बात होती है तो प्रधानमंत्री, वैसे ही राज्य में वास्तविक प्रमुख की बात होती है तो मुख्यमंत्री। ठीक है, अनुच्छेद 152 में राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, ये अनुच्छेद 152 में मेंशन किया गया है। और एक राज्य में एक से अधिक राज्यपाल भी हो सकते हैं। देखो, कोई भी राज्य को राज्यपाल रखने का अधिकार है 152 अनुच्छेद में, लेकिन कितनी भी वो चाहे राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और केंद्र से वो नियुक्त होकर राज्य में आता है। इसलिए देखना, कई सारे राज्यों के, जैसे कभी उड़ीसा के राज्यपाल रहेंगे, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी दिल्ली, कहीं के भी ऑल इंडिया, कहीं से भी राज्यपाल किसी भी राज्य के लिए नियुक्त हो जाते हैं, क्योंकि नियोक्ता कौन रहता है भाई? राष्ट्रपति रहता है, केंद्र रहता है। ठीक है, राज्यपाल के एजेंट के रूप में मैंने अभी कहा केंद्र के एजेंट है ये, क्योंकि केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। अब केंद्र या मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है? 5 वर्ष, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक चाहे, मैक्सिमम 5 वर्ष, लेकिन उसके पहले अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको निकालकर उसके जगह में दूसरा राज्यपाल ला सकता है। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए योग्यता पर मैं बात कर लूं। सबसे पहले इंडियन सिटीजन, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, उम्र सीमा 35 वर्ष पूर्ण कर ली गई हो। ठीक है, इसके अलावा लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वे संसद और विधान सभा के सदस्य भी ना हो। कोई भी संसद हो या विधानसभा हो उसके सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जैसे विधानसभा के सदस्य मतलब क्या, विधायक ना हो और न ही सांसद हो, तभी उसको नियुक्त किया जा सकता है। शपथ की बात करूं तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ ग्रहण करता है। और राज्य सूची के विषय पर यह क्षमादान की शक्ति भी इसके पास है, ये चाहे तो मृत्यु दंड की क्षमा भी ये दे सकता है। कौन, राज्यपाल। ठीक है। अध्यादेश, अध्यादेश भी लागू कर सकता है। तो अध्यादेश बनने के 6 सप्ताह तक पारित करना आवश्यक होता है। अध्यादेश लागू करने का अधिकार भी है, 6 सप्ताह तक उसको पारित करना है। यह और डिटेल्ड पढ़ेंगे इनकी शक्तियों पर। चलिए, राज्यपाल की शक्तियां, सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्ति तो नियुक्ति करने की शक्ति है इसके पास। अब नियुक्ति में ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है और राज्य लोक सेवा आयोग CGPSC की नियुक्ति यही करता है, जो उसके प्रमुख है ना, चेयरमैन कह सकते हैं या फिर बड़ा पद जो होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है और जिला के कलेक्टर की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन यदि लगता है तो वास्तविक प्रमुख राज्यपाल हो जाता है। ठीक है। अब बात करें विधायी शक्ति की, अर्थात कानूनी शक्ति। कोई भी बिल या विधेयक संबंधी शक्ति इसके पास है। कोई विधेयक को ये पहले पारित करता है, फिर केंद्र जाता है। ठीक है। बिल पर हस्ताक्षर कर ये पारित करता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का भी काम किसके होता है, राज्यपाल का होता है। वित्तीय शक्ति की बात करूं तो वित्तीय शक्ति में धन संपत्ति अर्थात धन विधेयक संबंधी जो शक्ति है इसके पास रहता है, अर्थात ये विधेयक विधानमंडल में ये पेश करता है। ठीक है। और बिल पर पहला साइन इसी राज्यपाल का होता है, अर्थात धन विधेयक संबंधी शक्ति इसके पास है जो विधानमंडल में पेश करता है और पहला साइन, पहला सिग्नेचर राज्यपाल का होता है। वार्षिक बजट पेश करने का काम भी राज्यपाल करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें न्यायिक शक्ति की, तो ये क्षमादान की शक्ति होती है। उम्र कैद की सजा पाए हुए कैदी को भी क्षमादान दे सकता है राज्यपाल। जिला के जज की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश रहते हैं ना, उसकी नियुक्ति करता है। क्लियर है। आगे बात करें, स्वविवेक शक्ति भी इसके पास है। जैसे बहुमत खत्म होने पर यह सरकार चुनने का अधिकार भी राज्यपाल के, किसी भी को वो मुख्यमंत्री बना सकता है। अब बात करें हम मुख्यमंत्री की। राज्यपाल हमको समझ में आ गया। मुख्यमंत्री की बात करें, जिसको ही मंत्री परिषद का एक हिस्सा है। राज्य स्तर पर एक मंत्री परिषद होता है और उस मंत्री परिषद का मुखिया या प्रमुख कहें वो मुख्यमंत्री होता है। अर्थात वास्तविक मुखिया वो कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है। पीएम का केंद्र, जिस तरह से केंद्र में पीएम होता है अर्थात प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से राज्य में चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होना आवश्यक है, याद रखना। यदि आप मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हो, आपको विधानसभा या विधान परिषद के यदि आप सदस्य हो तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। इसके अलावा बहुमत दल के नेता को ही सीएम चुना जाता है। जैसे 2 पार्टी है, मान लीजिए उसमें से एक पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला हुआ है, तो उसी में से किसी एक को, जो विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हो, उसी को बहुमत दल के नेता या मुख्यमंत्री चुना जाता है। अब विधानसभा मतलब विधायक हो ना, जितने 90 विधानसभा है तो कहीं न किसी विधानसभा के वो विधायक हो और उसी को विधानसभा सदस्य बोला जाता है। किसको? विधायक को। ठीक है। अब नियुक्ति हो गई किसकी? मुख्यमंत्री की। अब ये शपथ दिलाने का काम किसका होगा? राज्यपाल। जिस तरह से प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम
किसका होता है, राष्ट्रपति के होता है केंद्र में, उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल का होता है। इसका समय सीमा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि मुख्यमंत्री त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। इसके वेतन और भत्ते की बात करें तो विधानमंडल तय करता है और सभी राज्यों में वेतन भी अलग अलग होता है, याद रखना। इनकी शक्ति की बात करूं तो राज्यपाल को सूचित करना इसकी शक्ति है मुख्यमंत्री की। मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां, इसके अलावा अन्य शक्तियां भी इसके पास है। ठीक है, क्लियर है भाई। ये हो गया मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री थोड़ा सा ही, मैं ज्यादा मोटी मोटा नहीं, इतने में बहुत गागर में सागर भरने का काम मैं कर रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे बात करता हूं मैं प्रधानमंत्री की। और ये प्रधानमंत्री जिसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्रधानमंत्री लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि लोकसभा मतलब सांसद और विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री या विधायक। ठीक है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आप जान रहे हैं हमारे देश की जो भारतीय व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था है, और इस संसदीय व्यवस्था में एक तो नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है और एक वास्तविक होता है जो प्रधानमंत्री। अर्थात संसदीय व्यवस्था का नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है आपके, यही प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है केंद्र में, और राज्य में मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का पद निर्मित किया गया है, प्राइम मिनिस्टर का पद निर्मित किया गया है। किसके अंदर, आपके अनुच्छेद 75 के अंदर। और इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त, देखो जो लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जैसे राज्य में विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है, वैसे ही केंद्र में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। वैसे ही राज्य में विधानसभा के जो बहुमत दल के जो नेता प्रमुख को मुख्यमंत्री चुना जाता है और राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से एक का सदस्य होना चाहिए। अर्थात यदि आप लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों में से किसी भी एक के सदस्य हो तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा की मैं बात करूं तो इनकी जो उम्र सीमा है 25 वर्ष होना चाहिए। अर्थात जिनकी उम्र 25 वर्ष है वह प्रधानमंत्री बन सकता है, और अधिकतम उम्र सीमा की कोई लिमिट नहीं है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगर इनको त्याग पत्र देना है तो भी राष्ट्रपति को देना होगा। इनके शक्तियों की बात कर लो। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, मंत्री परिषद के संबंध में इनके पास शक्तियां प्राप्त है। मंत्री परिषद का गठन करेगा ये, जैसे वो प्रधानमंत्री बन गया, अब जो है केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये सबकी जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री करता है। इसलिए मंत्री परिषद संबंधी नियुक्ति की संबंधी शक्तियां उसके पास है। अध्यक्ष, मंत्री परिषद को बुलाने की शक्ति, अन्य विकास कार्यों की शक्ति, राष्ट्रपति के संबंध में भी शक्तियां इसके पास है। सलाह देना, किसी की नियुक्ति करना, योजनाओं से अवगत कराना और संसद के संबंधित इनके पास शक्तियां हैं। इसके अलावा नीति आयोग की अध्यक्षता करना, अंतरराष्ट्रीय परिषद की भी अध्यक्षता करने की शक्ति आपके प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की।
पंचायती राज, जिसको स्थानीय स्वशासन बोला जाता है। ये हमारे पंचायत, हमार गांव, हमार गवई गांव के बात है भाई, है ना। अब गवई गांव के बात है तो प्रारंभ में गांवों तक सत्ता या लोकतंत्र पहुंचे, इसके लिए पंचायती राज लागू किया गया। जिस तरह से केंद्र में, राज्य में प्रमुख होता है ना, उसी तरह से गांव गांव में भी राजनीति का ही पद शामिल है। अर्थात गांव में भी सत्ता हो, गांव में भी लोकतंत्र पहुंचे, गांव में भी जनता द्वारा ही नेता चुना जाए, इसी के लिए स्थानीय स्वशासन हमारे देश में रखा गया है। सर्वप्रथम एक चीज याद रखना, अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र किया गया है और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था। सबसे पहले तो कहां हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ और उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। क्यों? भाई कहूं गांव में सरपंच नहीं चुनातरी से। राजस्थान के एक ठन जिला हो गए नागौर, उहे के एको ठन गांव हो ही जिहाला पंचायत सरपंच वगैरह चुनाइस तल विरोध होइस, मतलब वो क्या है, उसको दर्जा नहीं मिला, संवैधानिक दर्जा। अब नहीं मिलने के कारण सभी राज्य इसको नहीं अपना रहे थे। भाई जब तक सब राज्य अपना ही तभी तो राजनीतिक या संवैधानिक दर्जा मिल ही। अब वो लोग सब राज्य नहीं अपना रहे से, काबर की जमींदारी के शासन रहे, है ना भाई। मतलब पुरखौती राजपाट और गांव के जमींदार कहे तो ओछ राजपाट लो चलाए, है ना। तो ये पहली ले हुए और निरंकुश शासन प्रणाली रहे ये सब में। लेकिन बाद में इसको लेकर समितियां बनी। शुरुआत में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन के लिए, लेकिन बाद में इसको लेकर समितियां बनी, सलाह लिया गया और इसमें समितियां बनी जिसमें प्रमुख समिति, देखो गांव में ग्राम पंचायत के संबंध में जो चुनाव होते ना पहले नहीं हुए और एकर लेके स्थानीय स्वशासन लेके समिति बनी और जिसमें पहला समिति बना बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में अपना रिपोर्ट सौंपा और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वकालत की। देखो 3 स्तरीय इन्होंने कहा, 3 स्तर की पंचायत हो, ठीक है। इसी तरह से अशोक मेहता समिति उसके बाद बना 1977 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने अपने रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायत की बात की, वकालत की, जिसमें एक तो ग्राम स्तर पर पंचायत हो और जिला स्तर पर हो, और बलवंत ने 3 स्तर पर, ग्राम, ब्लॉक और जिला, है ना। लेकिन अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात की। और जीवी के राव समिति 1985 में बनी। उसके बाद LM सिंघवी समिति बनी, ये 1986 में बनी और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और 3 सलाह दिया। एक तो संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, पंचायत की वकालत की, ग्राम पंचायत की और त्रिस्तरीय पंचायत की भी इन्होंने वकालत की। अब 73वां संविधान संशोधन 1992 में पेश किया गया और 24 अप्रैल 1993 में एक व्यवस्था लागू की। अब इसको क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा मिल गया और 29 कार्य इसमें जोड़े गए, जिसमें कृषि, शिक्षा इत्यादि के कार्य थे। भाग 9 अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 243 और 243A में इसको जोड़ा गया और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को इसको मंजूरी दे दी गई, ठीक है। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, इसलिए अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। अब देखो इसमें सीटों को भी आरक्षित किया गया, जैसे 1/3 महिला उम्मीदवार हो कम से कम शुरू में, SC ST जनसंख्या के अनुपात में ST SC का पद हो,
इसलिए जब पंचायत स्तर का चुनाव होता है तो SC ST जहां कैंडिडेट ज्यादा है ना, जिस गांव में, वहां SC ST का सीट आता है सरपंच चुनाव में। आप देखना जहां की जनसंख्या अगर ज्यादा है वहां SC ST का सीट आता है। चुनाव, राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव करवाएगा, ठीक है। इसका कार्यकाल अर्थात जो ग्राम पंचायत या पंचायत त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसके प्रमुख, इसमें ग्राम, ब्लॉक, जिला तीनों आएंगे ना, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल 5 साल रहेगा। जो उसके प्रमुख चुना जाएगा उसको, अर्थात चुनाव के लिए इसकी उम्र सीमा को 21 वर्ष रखा जाए। ये जब बनी उस समय यह नियम था। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव हो, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए जो कि राज्यपाल के द्वारा गठन हो। अब पंचायती राज की जो संरचना कैसे बनी, जब उसको संविधान से मंजूरी मिली, अब इसमें पंचायती स्तर पर 3 तरह से बना। 3 बना, क्या क्या 3 बना देखो। एक तो ग्राम पंचायत जिसमें मुखिया हो, एक पंचायत समिति जिसके प्रमुख हो, और जिला परिषद जिसके अध्यक्ष हो, ठीक है। अब ग्राम पंचायत जिसमें मुखिया अर्थात ग्राम स्तर के विकास और सरकारी योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम गांव के मुखिया का काम हो, और पंचायत समिति का क्या काम हो, ये अप्रत्यक्ष चयन होगा ना, प्रत्यक्ष नहीं। तो ग्राम पंचायत में जितनी भी वार्षिक योजनाएं चलती है उसमें विचार विमर्श करना, पूरे योजनाओं को जिला परिषद को भेजना, ठीक है, प्रस्तुत करना, ये अध्यक्ष का काम हो, ठीक है, पंचायत समिति। अब जिला परिषद ये समन्वयक व पर्यवेक्षक के रूप में इसका कार्य होता है, पूरा देख रेख करता है। तो ये 3 तरह से। अब पंचायत स्तर में, ग्राम पंचायत स्तर में जो मुखिया होगा, जो गांव के लोगों तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाएगा, वो होगा सरपंच। क्या होगा वो? सरपंच चुना जाएगा। ये लघु कचहरी होगा, छोटी छोटे मामले, दीवानी, फौजदारी, दंड हो, सजा हो, छोटे छोटे मामले यहां सरपंच स्तर पर सुधारे जाएं। 10,000 तक का दंड देने का प्रावधान है। अगर सरपंच चाहे तो मिनिमम 10,000 रुपए तक का दंड दे सकता है। अगर उससे अधिक हो तो ये न्यायालय में जाता है, ठीक है। तो ये पंचायत स्तर पर सरपंच की नियुक्ति और पंचायत समिति जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति, जिला में भी अध्यक्ष की नियुक्ति। इसलिए आप जानते हो जब जनपद पंचायत में होता है तो वहां पंच सरपंच नहीं होता, सिर्फ ग्राम स्तर पर पंच की नियुक्ति होती है और जनपद स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति होता है। इसलिए जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, फिर उनमें से अध्यक्ष चुना जाता है। और इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष लिया है। प्रत्यक्ष मतलब जिसको जनता चुनती है। तो जनपद पंचायत सदस्य तो जनता चुनती है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष हो गया। उसी तरह से जिला पंचायत का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पहले हम जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 15 ऐसे बोलते हैं ना, अब हमने सदस्य चुन लिया, अब उन्हीं में से अध्यक्ष चुना जाता है। समझ में आ रहा है ना? एकदम मैं बेसिकली बता रहा हूं, आपके ही क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें बता रहा, ठीक है। तो ये होता है इसका चयन प्रक्रिया। अब इस पर मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि पंचायत के बारे में ये निचला स्तर होता है, हर कोई जानते हैं। अब सरपंच का चुनाव कैसे होता है हर कोई जानते हैं, और इसके अंदर भी पंचायत स्तर पर पंच का भी चुनाव होता है। और पंच में भी अगर गांव में पूरे 20 वार्ड है तो 20 वार्ड में अलग अलग होगा, है ना। तो ये ग्राम स्तर और छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है। और इधर कैसे निर्वाचन होता है आप सभी अवगत हैं, इस पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। आपके यूनिट 8 इकाई 8 इसी के साथ समाप्त करते हैं। मैंने इकाई 8 में जितनी भी चीजें आपके इस यूनिट में थी मैंने पूरे यूनिट को कवर करवा दिया है। और जो भी साथी इसके पहले वाले यूनिट को नहीं देखे होंगे वो जाइए और जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसमें हमने इस वीडियो में
हम आज चर्चा किए हैं संसद के बारे में, जिसमें लोकसभा राज्यसभा पर बात हुआ, राष्ट्रपति के बारे में बात किए, राष्ट्रपति की शक्तियों पर बात किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, नगरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के बारे में भी चर्चा किए हैं। ये हमारा 8वां यूनिट जो कि समाप्त होता है और अगला यूनिट हमारा चलेगा जिसमें हम यूनिट 9 पर बात करेंगे। इकाई 9 पर बात होगी, पृथ्वी के घटकों पर चर्चा होगी। ठीक है, कुल 13 यूनिट है मेरे दोस्तों और एक एक करके ये 13 यूनिट समाप्त करेंगे। 8 यूनिट तो कंप्लीट हो गया है, 5 यूनिट और बचा है। 5 दिनों में ये 5 यूनिट समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगले सब्जेक्ट हम फिर से शुरू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, इसी तरह से क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे और आप भी कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।